हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या रामचरितमानस। तो सर्वाधिक लोकप्रिय जो महाकाव्य है वह रामचरितमानस। तो यह उत्तर आएगा रामचरितमानस। दूसरा क्वेश्चन है, मेघ आए किसकी रचना है। तो मेघ आए जो रचना है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, कामायनी है महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य या दृश्य काव्य। तो कामायनी एक महाकाव्य है, यह उत्तर है इसका, कामायनी महाकाव्य है। चौथा है, कांजी होस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो लालटेन लेकर क्यों आता था वह? खाना देने, पानी देने, मारने या हाजिरी लेने। तो इसका उत्तर है हाजिरी लेने। पांचवा क्वेश्चन है, समास के प्रकार है। तो समास के प्रकार होते हैं कुल 6 प्रकार के समास होते हैं। तो यह उत्तर है इसका। और इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में पाठ की विधा जो है वह है रिपोर्टार्ज। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसका पहला, कैदी और कोयल दोनों ही देश के वासी है। स्वतंत्र, गुलाम या विशाल। तो यहाँ उत्तर आएगा गुलाम देश के। कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। दूसरा है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति कहलाती है। तो छंद के जो अंतिम वर्ण है उनकी आवृत्ति तुक कहलाती है। करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उसमें से जो उत्तर सही है शोक, और यहाँ हमें उत्तर लिखना है शोक। चौथा है, लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और संस्कृत, उर्दू या हिंदी भाषा के जानकार थे। तो यहाँ आएगा उर्दू, फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे। इसके बाद जो अगला है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में जो शब्द आते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ हमें लिखना है विदेशी। इसके बाद जो आखिरी वाला रिक्त स्थान है वह है, रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है। तो रीढ़ की हड्डी जो है ये एकांकी विधा में। तो इसका उत्तर आएगा एकांकी। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। तो यह कथन सत्य है और यहाँ आपको सत्य लिखना होगा, इसके सामने सत्य। दूसरा है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि खंड काव्य की जो कथा वस्तु विस्तृत नहीं संक्षिप्त होती। तो असत्य है। इसके बाद जो तीसरा है, डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो यह कथन सत्य है। चौथा है, नाटक गद्य की गौण विधा है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि जो नाटक है वह गद्य की प्रमुख विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला पांचवा है, मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है। तो यह असत्य है, क्योंकि ई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के आगे लगते हैं, लेकिन ई जो है पीछे लगा, तो यह उपसर्ग नहीं है, असत्य आएगा। और छठा है, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा जो है वह सही जोड़ी का मिलान कर लिखे। तो यहाँ सही जोड़ी बना देंगे। तो खंड अ में है, कबीरदास उपमा अलंकार के अंग, अश्रु का तद्भव, हरिशंकर परसाई, नैतिक का विलोम और विभीषिका। खंड ब में है, यहाँ पे अनैतिक, स्वर संधि, भयंकरता, आंसू, प्रेमचंद के फटे जूते, 4 भाई आडम्बरों का विरोध और आश्रय। तो अब इसकी जोड़ी बना देंगे। सबसे पहला जो कबीरदास है, इन्होंने भाई आडम्बरों का विरोध करा है। तो पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। ठीक है, पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के अंग में आता है आश्रय। तो ये दूसरे की जोड़ी बनेगी। अश्रु का तद्भव होता आंसू, यहाँ तीसरे की जोड़ी बनेगी। हरिशंकर परसाई ने लिखा प्रेमचंद के फटे जूते। तो चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी। नैतिक का विलोम होता अनैतिक। तो पांचवे की जोड़ी यहाँ बनेगी। और विभीषिका का अर्थ है भयंकरता। तो छठे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। अब हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला जो है, रसखान किसके अनन्य भक्त थे। तो रसखान जो है वो
श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण के, तो ये उत्तर आएगा इसका। दूसरा है, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ काव्य का आधार जो है शब्द होते हैं वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। ठीक है। तीसरा है, सालिम अली अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो सालिम अली जो है पक्षी वैज्ञानी या बर्ड वाचर के नाम से भी जाने जाते हैं, बर्ड वाचर। चौथा है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो चौथा जो है इसका उत्तर होगा क्रिया। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। इसके बाद जो पांचवा है, इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? तो यहाँ आएगा पुनपुन नदी का, पुनपुन नदी का। इसके बाद अगला जो है, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे? तो मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कुल 5 भाई बहन थे, 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? और इसके अथवा में छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न नंबर 6 से 12 तक के सारे उत्तर हम देख लेते हैं अभी। तो प्रश्न नंबर 6 है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, भक्ति काल में कबीर, तुलसी, सूरदास और जायसी जैसे महान कवि हुए जिन्होंने समाज को मानवीय मूल्यों और भक्ति का मार्ग दिखाया। इस काल का साहित्य अनुपम है और इसमें लोक मंगल की भावना प्रधान थी, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके बाद इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है, छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तिवाद की प्रधानता और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। तो यहाँ हमें छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी थी, तो वह लिख दी। पहली है व्यक्तिवाद की प्रधानता और दूसरी है प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहली विशेषता है, पंत जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और सुंदर रूपों का सजीव चित्रण मिलता है। तो ये सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं हैं। पहली है, पंत जी के काव्य में प्रकृति के कोमल और सुंदर रूपों का सजीव चित्रण मिलता है और दूसरा उनके भाव सौंदर्य में मानवतावाद और रहस्यात्मकता का पुट दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 8वां, मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस भक्ति के मोती चुग रहे हैं और परम आनंद में लीन है। इसके अथवा में जो प्रश्न है वह है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो इसका उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से व्याकुल होकर देखा, क्योंकि वह बहुत समय से आए थे और वह उनसे रूठी हुई भी थी। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा? किवाड़ की ओर से व्याकुल होकर देखा। और क्यों? क्योंकि वह बहुत समय से जो मेहमान का इंतजार कर रही थी वह बहुत समय बाद आए थे, इसलिए उसने इस तरह से देखा था। अब प्रश्न नंबर 9 है, इसमें कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा जैसे वह कोई संदेश लेकर आई है या कैदियों के दुख को देखकर चीख रही है। कवि को उसकी आवाज में विद्रोह और मुक्ति का स्वर सुनाई दिया। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वह है, अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है, अरहर और सनई के खेत कवि को धरती की सुवर्ण मतलब सोने की किंकणियों के समान दिखाई देते हैं, जो हवा चलने पर मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, काव्य को पढ़ते सुनते या देखने से, काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव।
इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वह है छंद की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है वर्णों या मात्राओं की संख्या, क्रम, यति और गति से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। वर्णों या मात्राओं की संख्या, क्रम, यति और गति से बंधी हुई रचना को छंद कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। प्रश्न नंबर 11 है रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर है कि जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यहाँ प्रश्न 11 और इसके अथवा वाला है काव्य किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। स्वरूप के आधार पर उसके दो भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 12 है कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कहानी गद्य की वह विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष या घटना का रोचक और संक्षिप्त चित्रण किया जाता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है और प्रभाव एकनिष्ठ होता है। और इसके अथवा में जो है क्वेश्चन है वह एकांकी विधा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो एकांकी विधा की दो विशेषताओं में हम लिख देंगे, पहली है एकांकी में केवल एक ही अंक होता है और दूसरी इसकी कथा वस्तु संक्षिप्त और तीव्र गति से चलने वाली होती है। प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। तो प्रश्न है राहुल साकृत्यायन अथवा हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की कोई दो विशेषताएं लिखिए। और 14वां है दो बेलों की कथा पाठ में बेलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं लिखिए। और इसके अथवा में है तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल साकृत्यायन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लिखिए। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर है हम अगले वीडियो में देंगे। तो यदि आपको सारे ही प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हाइप कर दीजिए जिससे कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आपको मिलते रहें। प्रश्न नंबर 15 है महादेव वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई लिखिए। और इसके अथवा में है आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। प्रश्न नंबर 16 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ है अंधे की लाठी और टेढ़ी खीर होना। और इसके अथवा में है निपात शब्द क्या है लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। और इसके अथवा में है लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी लिखिए। प्रश्न है काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। और इसके साथ ही गद्यांश का भी आता है। तो गद्यांश और काव्यांश वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे जिसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी करके बताएंगे। इसके साथ ही प्रार्थना पत्र और निबंध भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।